आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रहा नहीं सर आ रही। चलो ठीक है। मेरा नाम नवल है, जेई सिग्नल ग्वालियर। आज का टॉपिक है डेटा लॉगर। तो डेटा लॉगर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटा लॉगर। तो डेटा लॉगर पे आप लोगों ने काम तो सबने किया ही होगा। डेटा लॉगर क्या है? डेफिनेशन: अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम used to log the changes in the status of relay contacts and analog voltage etc। मतलब क्या है इसका? अभी हमारे सिस्टम में जो भी ऑपरेशन होता है वो रिले के थ्रू होता है या फिर ईआई में बिट्स के थ्रू ऑपरेट होता है। तो उन अभी इससे पहले तक क्या होता था, इन सब के हम ऑपरेशन को सेव नहीं कर पाते थे। तो सेव नहीं कर पाते थे तो क्या दिक्कत होती थी, फ्यूचर में अगर हमको कभी देखना है कि पहले ऑपरेशन क्या हुआ था, तो ऐसा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन डेटा लॉगर के आ जाने से क्या है, हम सारे ऑपरेशन को सेव कर सकते हैं और उसको लाइव भी और प्रीवियस ऑपरेशन भी हम देख सकते हैं। तो वो कैसे देख सकते हैं वो सब हम आज देखेंगे, ठीक है। तो वही है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये क्या करता है, रिले के कॉन्टैक्ट्स का स्टेटस लॉग करता है। लॉग मतलब सेव करता है, या फिर एनालॉग वोल्टेज को भी सेव करता है। ईपीआई, ईआई, आरआई, इन सब सिस्टम में डेट और टाइम के साथ, मतलब अब डेट के साथ और टाइम के साथ इन सब का स्टेटस सेव करके रखता है। इन सब से बेनिफिट्स क्या हुए हमारे? रॉन्ग ऑपरेशन बाय पैनल ऑपरेटर। अगर कोई भी स्टेशन मास्टर ने कोई भी रॉन्ग ऑपरेशन किया है तो वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉन सिग्नल्ड मूवमेंट। नॉन सिग्नल मूवमेंट का मतलब क्या है कि अगर सिग्नल नहीं दिया है और कोई ट्रेन का मूवमेंट हुआ है तो वो भी डेटा लॉगर की हेल्प से मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम चलेगा? हम देख सकते हैं कि सिग्नल दिया था कि नहीं दिया था। सिग्नल नहीं दिया था फिर भी ट्रैक ऑक्यूपाई हुए हैं, ट्रेन का मूवमेंट हुआ है, हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये नॉन सिग्नल मूवमेंट था। लेट गिविंग ऑफ सिग्नल। सिग्नल लेट दिया है, टाइम पे नहीं दिया, ये सब भी हम डेटा लॉगर के थ्रू बता सकते हैं। ड्राइवर पासिंग द सिग्नल एट डेंजर। अगर ड्राइवर ने सिग्नल को ऑन पे अगर पार किया है तो वो भी हम डेटा लॉगर के थ्रू बता सकते हैं। ओवर स्पीडिंग। अगर जैसे किसी भी ट्रैक की कुछ स्पीड फिक्स है कि इस स्पीड से जाना है और उससे अगर ज्यादा स्पीड से जा रहा है वो, तो वो भी डेटा लॉगर के थ्रू पता कर सकते हैं। ये सब चीजें कैसे होती हैं, उसके पीछे लॉजिक बनते हैं। तो लॉजिक बनते हैं, अगर वो लॉजिक ट्रिगर होगा। लॉजिक का मतलब क्या है, कुछ कंडीशंस बनाएंगे हम कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो तो ये मैसेज आना चाहिए, मतलब ये लॉजिक ट्रिगर होना चाहिए। तो हम वही बनाएंगे कि अगर इस पर्टिकुलर ट्रैक पे स्पीड इससे ज्यादा हुई तो ये लॉजिक ट्रिगर हो। तो स्पीड हम कैसे बना सकते हैं, उसकी ट्रैक की हमारे पास लेंथ रहती है और ड्रॉप होने का और पिकअप होने का टाइम, तो उन सबको लेके हम स्पीड कैलकुलेट करके उसका एक लॉजिक बना सकते हैं। तो ये सब डेटा लॉगर में फैसिलिटी होती है, आगे हम देखेंगे कैसे क्या करते हैं ये। लेट स्टार्ट ऑफ ट्रेन। वही कि हमने सिग्नल दे दिया है और ट्रेन का मूवमेंट कब हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर ट्रेन स्टार्ट ही लेट हुई है लेकिन फेल्यूर सिग्नलिंग के ऊपर आ जाता था। लूज पैकिंग ऑफ पॉइंट। लूज पैकिंग ऑफ पॉइंट का आपको मतलब पता है कि पैकिंग अगर लूज है तो हम उसको किस तरह से डेटा लॉगर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर अंडर ट्रेन पॉइंट फ्लैश कर रहा है तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि लूज पैकिंग है। तो उसके लिए भी हम एक लॉजिक बना सकते हैं कि अगर ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है, मतलब सिक्वेंशियली ट्रैक ड्रॉप हो रहे हैं और पॉइंट जोन वाले ट्रैक पे अगर गाड़ी आती है उसी टाइम अगर आपका पॉइंट के डिटेक्शन ब्रेक होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा लूज पैकिंग हुआ है। सप्लाई फ्लक्चुएशन। अगर हमारी एनालॉग की सप्लाई जो एक फिक्स जिसकी लिमिट है उससे अगर कम या ज्यादा होती है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, डेटा लॉगर के थ्रू। और अनऑथराइज इंटरफेरेंस। अगर कोई अनऑथराइज इंटरफेरेंस है तो वो भी हम डेटा लॉगर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि डेटा लॉगर के क्या बेनिफिट्स हैं, तो इनमें से कोई ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको बताना होगा।
ठीक है, अब ये कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो अपन देखते हैं। तो ये डेटा लॉगर का एक डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हो कि जैसे ये देखो, ये एक डेटा लॉगर आपके सिस्टम, आपने रिले रूम में देखा होगा कि एक डेटा लॉगर सिस्टम है, और इसमें हम क्या करते हैं, सारे इनपुट्स देते हैं। इनपुट्स जैसे पॉइंट के इनपुट, ट्रैक के इनपुट, सिग्नल के इनपुट, और पैनल के भी हम कुछ बटन्स के इनपुट दे सकते हैं। ये सारे हमने इनपुट्स लिए। ठीक है, अब ये इनपुट्स कैसे होते हैं, या तो हम रिले के कांटेक्ट के हमने इनपुट लेंगे, या फिर हम वोल्टेज टर्मिनेशन से इनपुट लेंगे। इन सबको हम इन सबको हम क्या करेंगे, ये डेटा लॉगर रहता है, इसमें इसका सीपीयू रहता है, इनपुट्स कार्ड रहते हैं, आउटपुट्स कार्ड रहते हैं, इसमें हम कनेक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस करता है। अब ये प्रोसेस करता है तो ये आउटपुट जनरेट करता है यहीं पर कि उसका क्या स्टेटस है। अब उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पीसी लगा सकते हैं। एक पीसी है तो आपने देखा होगा आपके स्टेशन पे एक पीसी लगा होगा जो इस डेटा लॉगर से कनेक्टेड रहता है। हम सारे रिलेज का स्टेटस वगैरह इस कंप्यूटर में देख सकते हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर में हम कैसे देखेंगे, तो इसको देखने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स की सहायता से ही हम इनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, एक सॉफ्टवेयर रहता है NMDL, एक रहता है ऑफलाइन सिमुलेशन रिपोर्ट, एक चार्ट प्रिपेयर करने के लिए रहता है, एक फॉल्ट एंट्री करने के लिए रहता है। तो मतलब क्या है, ये पूरा डेटा लॉगर का आपको डायग्राम दिख रहा है कि इसमें होता क्या है। कुछ इनपुट्स लेते हैं हम, इनपुट्स को कनेक्ट करते हैं हम डेटा लॉगर से, और इस डेटा लॉगर के अंदर प्रोसेसर है। इनपुट्स आ गए, अब प्रोसेसर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट जनरेट हो जाएंगे, लेकिन अब उसको हमको समझना है। तो हमको समझने के लिए क्या है, एक कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर में ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर रहेंगे। इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसके आउटपुट्स को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब उनको समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स पे क्वेश्चन आता है कि किस सॉफ्टवेयर का क्या काम है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा लॉगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका नाम है NMDL। NMDL सॉफ्टवेयर जो है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सिमुलेशन। ऑनलाइन सिमुलेशन का मतलब क्या है कि लाइव क्या चल रहा है वो हम देख सकते हैं NMDL सॉफ्टवेयर की सहायता से। एक सॉफ्टवेयर होता है ऑफलाइन सिमुलेशन। ऑफलाइन सिमुलेशन की सहायता से हम क्या है कि अगर पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, उसको हमको अगर देखना है तो हम ऑफलाइन सिमुलेशन की सहायता से देख सकते हैं। अगर हमको रिपोर्ट्स निकालनी है, मतलब हमको अगर कुछ फेलियर हुआ है, या किसी भी पर्टिकुलर इनपुट्स की अगर हमको रिपोर्ट निकालनी है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर अलग से है, रिपोर्ट्स। अब अगर हमको जैसे हमारा यार्ड है, यार्ड का लेआउट बनाना है। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी भी NMDL खोलोगे तो आपके स्टेशन का पूरा लेआउट वहां पर बना हुआ दिखता है। तो वो कैसे बनता है, जैसे अभी आपके यार्ड में कुछ अल्टरेशन होंगे, कुछ ट्रैक बढ़ेंगे, कुछ सिग्नल बढ़ेंगे, तो आप डेटा लॉगर वाले को बोलते हो कि हमारे ये ट्रैक बढ़ गए हैं, ये सिग्नल बढ़ गए हैं, तो वो उस पर अपडेशन करता है। तो वो अपडेशन कैसे करता है, उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है चार्ट प्रिपेयर करने का। तो उस सॉफ्टवेयर की सहायता से वो क्या करता है, वो चार्ट प्रिपेयर करता है। चार्ट का मतलब क्या है, यार्ड बनाना, जैसा जो आपका SIP में बना होता है, वैसा ही वो चार्ट बनाता है। जो वो चार्ट बन जाता है, वही चार्ट आपको दिखता है जो NMDN में आप देखते हो। और एक है फॉल्ट एंट्री। फॉल्ट एंट्री का मतलब क्या है कि जो भी आपको ये मैसेजेस आते हैं, जैसे ट्रैक ड्रॉप का मैसेज आता है, सिग्नल फेल का मैसेज आता है आपको, सिग्नल फ्यूजिंग का मैसेज आता है आपको, पर्टिकुलर LED फ्यूज हो गई है, पॉइंट फेलुअर के मैसेज आते हैं। तो ये सब मैसेज आते कैसे हैं, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है फॉल्ट एंट्री का। फॉल्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, उनके लॉजिक बनाते हैं। जब वो लॉजिक बनता है तब ये फॉल्ट ट्रिगर होता है, मतलब उसकी कंडीशन रहती है, और कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो उसके बाद वो मैसेज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका पॉइंट है, आपके पॉइंट में अगर मान लो डिटेक्शन NWKR RWKR इनसे लिए हुए हैं, तो अगर फॉर पर्टिकुलर टाइम बीइंग NWKR ड्रॉप होती है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट फेलुअर। पॉइंट फेलुअर, तो पॉइंट फेलुअर का मैसेज ट्रिगर होना चाहिए, तो वो पॉइंट फेलुअर का मैसेज आता है।
ऐसी ट्रैक फेल करनी है अगर आपका कोई पर्टिकुलर ट्रैक है, उसके आगे वाला और उसके पीछे वाला ट्रैक अगर पिकअप है और वो ट्रैक अगर ड्रॉप है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ट्रैक क्या है, फेल हुआ है। तो इस तरह के हम उसमें लॉजिक बनाते हैं कि इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई पर्टिकुलर एलईडी का फ्यूजिंग का मैसेज देना है कि कोई कोई पर्टिकुलर एलईडी खराब हो गई है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपका येलो इंडिकेशन है, येलो इंडिकेशन के नियम क्या देते हैं, एचआर देते हैं। तो अगर मान लो एचआर पिकअप है और तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी एलईडी गई हुई है। आवाज आ रही है? आ रही हेलो। है सर, आ रही है। आ रहे हो। आ रही है सर। हाँ, तो अगर हमको कोई लॉजिक बनाना है कि पर्टिकुलर सिग्नल की एच जी एलईडी फ्यूज हो गई है, तो हम किस तरह से बना सकते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर सिग्नल का एच आर पिकअप है और एच ई सी आर ड्रॉप है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एलईडी हमारी फ्यूज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह के अगर हम लॉजिक बनाते हैं, वो लॉजिक हम बनाते हैं फॉल्ट एंट्री के मॉड्यूल, जो फॉल्ट एंट्री का सॉफ्टवेयर है उसमें हम वो सब लॉजिक बनाते हैं। और अगर वो लॉजिक ट्रिगर होता है, मतलब वो सब कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो हमारा क्या होता है, ये लॉजिक ट्रिगर होता है और फिर उसकी कंडीशन के हिसाब से मैसेज आते हैं। ठीक है, तो ये सब सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर की सहायता से ही डेटा लॉगर वर्क करता है। तो इस पे बेस्ड भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो ये आप देख लेना। और ये प्रिंटर है, हम क्या है कि डेटा लॉगर से प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पुराना, जिसके पास होगा, पहले प्रिंटर देते थे स्टेशन पे भी, तो हम अगर किसी पर्टिकुलर रिले का रिपोर्ट स्टेशन पे निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं डेटा लॉगर से। ऐसे प्रिंटर कनेक्ट रहता है, डेटा लॉगर के पीछे पोर्ट रहते हैं, उसमें एक पोर्ट रहता है जिससे हम प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डेटा लॉगर, डेटा स्टोर्ड इन डेटा लॉगर इज ऑफ टू टाइप। डेटा लॉगर में जो डेटा होता है वो दो टाइप का डेटा स्टोर होता है, एक है डिजिटल डेटा और एक है एनालॉग डेटा। डिजिटल डेटा का मतलब क्या है, रिले कॉन्टेक्ट्स ऑफ पीआई पैनल इंटरलॉकिंग, आरआरआई रिले, रूट रिले इंटरलॉकिंग। मतलब पीआई और आरआरआई में जो रिले यूज करती हैं उनके कॉन्टेक्ट्स को दें हम, या फिर ईआई में बिट्स। डिजिटल डेटा को हम, डिजिटल डेटा का मतलब क्या है, रिले कॉन्टेक्ट्स पीआई और आरआरआई में जो रिले होती हैं, ईआई में जो बिट्स देता है वो डिजिटल एज ए डिजिटल डेटा के फॉर्म में देता है। और एनालॉग डेटा मतलब जो भी हमारा वोल्टेज है, एसी डीसी, 24 वोल्ट, 60 वोल्ट, 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, ये, या फिर एक्सेल काउंटर के चैनल वोल्टेज है अगर एनालॉग एक्सेल काउंटर यूज होता है, या फिर उसकी जो भी सप्लाई है। और एक टेम्परेचर, उसका भी टेम्परेचर रहता है डेटा लॉगर में, वो भी सब सेंस करता है वो। तो दो टाइप का डेटा डेटा लॉगर में स्टोर होता है, एक होता है डिजिटल डेटा, एक होता है एनालॉग डेटा। डिजिटल डेटा का मतलब क्या है, सारे रिले के कॉन्टेक्ट्स और ईआई की बिट्स, ये सब एज अ डिजिटल डेटा ट्रीट करता है। और एनालॉग डेटा का मतलब क्या है, सारे वोल्टेजेस, वो सब क्या है, एनालॉग डेटा है। ठीक है, अब डेटा लॉगर की थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो आप देख लीजिए। डेटा लॉगर कितने पे वर्क करता है, 24 वोल्ट डीसी, ये डेटा लॉगर की वर्किंग है। मतलब 24 वोल्टेज डीसी चाहिए डेटा लॉगर को काम करने के लिए, 1 एम्पियर। दूसरा है डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 10 लाख इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेटा लॉगर की स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कितना डेटा उसमें स्टोर होगा, हो सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, 10 लाख इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक बार रिले पिकअप हुई, तो पिकअप हुई तो अप मतलब एक इवेंट, डाउन मतलब दो इवेंट। तो इस तरह से एक बार में कितना डेटा स्टोर रहता है उसमें, 10 लाख। मतलब आपके पूरे डेटा लॉगर में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड हैं, उन सबका 10 लाख इवेंट का डेटा उसमें स्टोर रहता है। इससे ज्यादा, इससे पुराना डेटा अगर हमको चाहिए, तो वो डेटा कहाँ रहता है, फिर उनका एक स्टोरेज रहता है क्लाउड में, वहां पर डेटा स्टोरेज रहता है। 10 लाख इवेंट का डेटा हम तुरंत की तुरंत उससे निकाल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हमको डेटा, उससे पुराना अगर हमको डेटा चाहिए, तो हमको डेटा लॉगर वाले से बात करनी पड़ेगी, वो उसका जो स्टोरेज रहता है वहां से निकाल के देगा। ठीक है।
इसके अलावा है इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर। डेटा लॉगर में खुद का एक इनबिल्ट सेंसर रहता है टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। इंटरनल बजर अलार्मिंग ड्यूरिंग फेल्यूर, जो भी अगर फेल्यूर होंगे उसका बजर या अलार्म हमको जनरेट करने की फैसिलिटी होती है डेटा लॉगर में। अगर आप कभी भी कंट्रोल में आएंगे तो वहां पर कंट्रोल झांसी में, तो वहां पर भी आप देख लोगे कि जो भी आपके फेल्यूर होते हैं, जैसे मान लो 50% डीओडी आ गई तो आपको फोन आता है तुरंत ही कि 50% डीओडी हो गई है। तो वो उनको कैसे मालूम पड़ता है कंट्रोल वालों को? वहां पर एक जैसे ही ये फेल्यूर जनरेट होगा, मतलब इसका फॉल्ट ट्रिगर होगा, एक मैसेज जनरेट होगा, पॉपअप जनरेट होगा कि 50% डीओडी हो गई है उस स्टेशन की। तो फिर बजर बजता है, बजर को वो एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ इस स्टेशन का 50% डीओडी आ गई है, और वो आपको बताते हैं। तो ये सब फैसिलिटी भी डेटा लॉगर के थ्रू दी गई है, क्योंकि कई सारी इवेंट अपनी ऐसी हैं जिसपे हमको तुरंत ही रिएक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे रात में मान लो एसएमआर फेल हो गए तुम्हारे, या मेंस फेल हो गया, तब भी आपको फोन आते हैं। तो वो कैसे आते हैं? इन सब का बजर बजता है, बजर बजता है तो उनको मालूम चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टेशन का मेंस फेल हो गया है, तो फिर वो आपको कॉल करते हैं। तो ये सब भी फैसिलिटी डेटा लॉगर में दी गई है। रियल टाइम क्लॉक विथ इंटरनल बैटरी बैकअप। रियल टाइम क्लॉक आपने देखा होगा डेटा लॉगर को कभी भी, तो डेटा लॉगर का जो स्क्रीन रहती है उस पे टाइम आपको दिखता है, और वो रियल टाइम रहता है, और उसका एक बैटरी बैकअप भी रहता है। और वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई पर्टिकुलर इवेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर रिले कब पिकअप हुई, कब ड्रॉप हुई, वो टाइम के साथ स्टोर होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका टाइम कुछ और आ रहा है और एक्चुअल में टाइम कुछ और है। तब आप ना तो रिपोर्ट्स की हेल्प से कुछ भी प्रूफ कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ आएगा। जैसे मान लो आपकी ईआई है, आपने कभी भी देखा होगा ईआई वाला आता है, डेटा लॉगर वाला आता है, तो आप बोलते हो कि ईआई का टाइम और डेटा लॉगर का टाइम सिंक्रोनाइज करो। तो इसका क्या मतलब है कि ईआई में जो टाइम चल रहा है और जो डेटा लॉगर में टाइम चल रहा है वो सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? पता चला कि ईआई के हिसाब से ये सिग्नल लोअर हुआ आपका एक्स टाइम पे, और डेटा लॉगर टाइम बता रहा है वाई। तो कोई फेल्यूर हुआ तो आप रिपोर्ट निकालोगे तो फिर वही कंफ्यूजन आएगा, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो रियल टाइम क्लॉक उसमें रहती है इसलिए। नेक्स्ट है 512 एलईडी मैट्रिक्स टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ 512 डिजिटल इनपुट्स एट अ टाइम पेज वाइज। आपने देखा होगा स्क्रीन पे रेड रेड डॉट डॉट आपको एलईडी के इंडिकेशन दिखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको इसमें दिख रहे होंगे। ये देखो, ये आपको एक तो रियल टाइम क्लॉक दिख रही है, ये आपको रियल टाइम क्लॉक दिख रही है। इसके अलावा ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपको ये एलईडी दिख रही हैं। तो कितनी एलईडी दिखती हैं? एक टाइम पे 512 एलईडी आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये 512 एलईडी क्या दिखाती हैं? ये 512 एलईडी आपको 512 इनपुट का स्टेटस दिखा रहा है। मतलब अगर एलईडी ग्लो कर रही है मतलब वो पर्टिकुलर इनपुट पिकअप है, और अगर एलईडी डाउन है मतलब वो पर्टिकुलर इनपुट ड्रॉप है। ठीक है, तो आपका इनपुट 512 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एलईडी पे एक ही टाइम पे कितने इनपुट दिखते हैं? 512। 512 से आपको आगे का दिखना है तो आपकी एलईडी स्वैप होती है। आप जैसे इनपुट को आगे पीछे करते हो तो उस हिसाब से वो स्वैप होती है। कोडल लाइफ 15 ईयर्स। डेटा लॉगर की कोडल लाइफ कितनी है? 15 साल। ठीक है, 7 सेगमेंट एलसीडी स्क्रीन डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ डिजिटल एनालॉग सिग्नल टाइम टेम्परेचर। एक एलसीडी स्क्रीन रहती है, ये एलसीडी स्क्रीन आपको दिख रही है। इस पे आपको क्या दिखता है? टाइम, और जो भी आपका इनपुट रहेगा उसका स्टेटस इस एलसीडी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, इस स्क्रीन को टाइम और ये सब और उसका स्टेटस वगैरह सब दिखता है। ठीक है, इसके अलावा यूजिंग द कीबोर्ड वेरियस फंक्शन कैन बी व्यूड द एलसीडी पैनल। ये इसमें एक कीबोर्ड भी दिया रहता है, इस कीबोर्ड की हेल्प से
आप बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी पर्टिकुलर इनपुट, जैसे आपके पास स्टेशन पे मान लो कंप्यूटर नहीं है और आपको देखना है कि पर्टिकुलर नंबर पे जो भी इनपुट कनेक्टेड है उसका स्टेटस क्या है, आप इस कीबोर्ड की हेल्प से भी उसका स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, तो एक कीबोर्ड भी रहता है, इसकी हेल्प से आप वेरियस फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये इनपुट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम डिजिटल इनपुट्स 4096। हम मैक्सिमम कितने डिजिटल इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं? 4096। मतलब हम 4096 कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एनालॉग इनपुट हम कितने कनेक्ट करवा सकते हैं? 96। हम एक डेटा लॉगर से मैक्सिमम 96 एनालॉग इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। इससे अगर हमको ज्यादा कनेक्ट करने होंगे तो हमको दूसरा डेटा लॉगर लगाना होगा। मतलब अगर हमारा बड़ा यार्ड है जिसमें हमारे इनपुट 4096 से ज्यादा हैं तो हमको दो डेटा लॉगर की जरूरत पड़ेगी। एनालॉग इनपुट हमारे 96 से ज्यादा है तो हमको दो डेटा लॉगर की जरूरत पड़ेगी। डिजिटल इनपुट स्कैनिंग टाइम 16 मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि डेटा लॉगर हर एक डिजिटल इनपुट को 16 मिली सेकेंड में स्कैन करता है। स्कैन करता है का मतलब क्या है? उसका स्टेटस चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक पर्टिकुलर रिले पिकअप है, तो उस रिले का स्टेटस वो हर 16 मिली सेकेंड, 16 मिली सेकेंड में चेक करता है कि उसका स्टेटस चेंज तो नहीं हुआ। तो डिजिटल इनपुट को स्कैन कितने टाइम में करता है? 16 मिली सेकेंड में। एनालॉग इनपुट को स्कैन करता है हर एक सेकंड में, लगभग एक सेकंड या उससे कम। तो इतने टाइम ड्यूरेशन में वो डिजिटल इनपुट को स्कैन करता है और एनालॉग इनपुट को स्कैन करता है। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा, ये तो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है सेपरेट डीसी डीसी कन्वर्टर मॉड्यूल शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर डेटा लॉगर N+1। मतलब क्या है कि जो डेटा लॉगर है इसके लिए सेपरेट डीसी डीसी कन्वर्टर यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई, जैसे 24 वोल्ट इसको लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि 24 वोल्ट हम किसी और सर्किट के लिए यूज कर रहे हैं, उसी 24 वोल्ट को डेटा लॉगर के लिए यूज कर लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक अलग से मॉड्यूल खोलें डीसी डीसी कन्वर्टर का और उसको N+1 मोड में यूज करना चाहिए। N+1 मोड का मतलब क्या है कि कितना करंट ले रहा है, उस करंट के बेसिस पे जितना उसका लोड है उससे N+1 मॉड्यूल हम ओपन करेंगे और उसकी हेल्प से डेटा लॉगर को सप्लाई देंगे। ठीक है, इंश्योर दैट द 24 वोल्ट डीसी सप्लाई वायर्स कनेक्टेड बिटवीन द डीसी डीसी कन्वर्टर्स एंड द डेटा लॉगर आर नॉट रन पैरेलल टू द अदर पावर सप्लाई वायर्स। वही बात है कि ये हमको इंश्योर करना है कि जो डेटा लॉगर को हम सप्लाई दे रहे हैं वो किसी और सर्किट पे सप्लाई नहीं जा रही हो। नो जॉइंट्स इन द पावर केबल। जो उसकी पावर केबल है उसमें कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए। रेटिंग ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर शैल बी। अगर हमारे इनपुट 1024 हैं, 1024 है का मतलब क्या है? अगर हमको 1024 इनपुट कॉन्टैक्ट कनेक्ट करने हैं तो 5 एम्पियर का मॉड्यूल लगाना है, और अगर इससे ज्यादा है तो 10 एम्पियर का मॉड्यूल लगाना है। मतलब 24 वोल्ट और 5 एम्पियर का मॉड्यूल या 24 वोल्ट 10 एम्पियर का मॉड्यूल। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि हमको कितने कॉन्टैक्ट्स यूज करने हैं। ठीक है, ये एक डेटा लॉगर का तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये जो डेटा लॉगर का बॉक्स है, ये डेटा लॉगर का बॉक्स है। ठीक है, इसमें जो प्रोसेसर रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सीपीयू कार्ड लगा रहता है। तो कौन सा प्रोसेसर यूज होता है? M68000, मोटरोला 68000, ये प्रोसेसर यूज होता है इसमें। ठीक है, और फ्लैश रोम रैम, ये क्या है? मेमोरी है। मेमोरी क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि हमको डेटा को सेव करना है। ठीक है, इसके अलावा ये कीबोर्ड है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड की सहायता से हम क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एलईडी डिस्प्ले है इसके अंदर। मतलब ये पूरा जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो जो पार्ट्स रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पर अलग अलग बताया है जिससे इजीली समझ में आ जाए।
ये डिस्प्ले है जिसमें 512 एलईडी डिस्प्ले, मतलब मैंने अभी आपको बताया था एक बार में 512 इनपुट्स का स्टेटस आपको एलईडी के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, उसके ऊपर जो है ये टाइम दिखाई देता है आपको। और इससे हम क्या है कि ये लोकल मॉनिटरिंग यूनिट, एक कंप्यूटर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम इसका सारा स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या, डिजिटल इसमें इनपुट्स कार्ड लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, डिजिटल डेटा लेते हैं। जो डिजिटल इनपुट्स कार्ड रहते हैं उन सबको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं डीएसयू। और जो एनालॉग कार्ड रहते हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एएसयू। ठीक है, तो ये सब क्या है, डेटा लॉगर के पार्ट्स हैं, आपने देखा होगा। ये देखो मैं आपको डायग्राम एक दिखाता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा है डेटा लॉगर, इसमें आप देखो ये डिजिटल इनपुट्स कार्ड दिख रहे होंगे आपको। ये डिजिटल इनपुट्स कार्ड लगे हुए हैं, ऐसे नीचे क्या लगे रहते हैं, एनालॉग एनालॉग कार्ड लगे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये प्रोसेसर कार्ड है, सीपीयू कार्ड है, ये इनपुट्स कार्ड है सारे, और ये मॉडेम कार्ड है। ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ये क्या है, मॉडेम कार्ड है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। ये मॉडेम कार्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये चीजें आप देखिए जरा। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। इसके अलावा ये देखिए, ये देखते हैं हम कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, क्योंकि ये तो जो डेटा लॉगर है, डेटा लॉगर कहाँ रखा हुआ है, आपके स्टेशन पे। अब यहाँ का आपके स्टेशन का डेटा कंट्रोल तक कैसे जाता है, या आपके डिपो ऑफिस तक कैसे जाता है, या किसी दूसरे स्टेशन तक कैसे जाता है। अब आपको मालूम है आज के टाइम पे आपके स्टेशन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसको आपका कंट्रोल, मतलब आपका डिवीजन, हेडक्वार्टर, रेलवे बोर्ड, कोई भी सेम टाइम पे देख सकता है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा डेटा लॉगर की हेल्प से हो पा रहा है। मतलब आप अब ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने ये सिग्नल दिया था या नहीं दिया था, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था कि नहीं हुआ था। अब वो चीज बाद में तो ऑफलाइन सिमुलेशन चलाई जाता है, वो उसी सेम टाइम पे भी आपके स्टेशन पे क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं रेलवे बोर्ड से भी बैठा कोई भी बंदा देख सकता है, या फिर कंट्रोल में बैठा हुआ कोई भी आदमी आपके स्टेशन के ऑपरेशन को लाइव देख सकता है। तो वो कैसे परफॉर्म हो पा रहा है, ये देखो, ये जो मॉडेम कार्ड है, मॉडेम कार्ड ये डेटा लॉगर से कनेक्ट होता है। ये मॉडेम कार्ड ये कनेक्टेड है। और फिर ये नेटवर्किंग, नेटवर्किंग किसके थ्रू होती है, या तो क्वाड केबल या फिर ओएफसी। तो आपने देखा होगा आपका डेटा लॉगर क्वाड केबल से कनेक्ट रहता है, और जो दूसरा स्टेशन है, दूसरे स्टेशन पे भी मॉडेम लगी रहती है, वहां से वो क्वाड केबल से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो आपके डेटा लॉगर का डेटा मॉडेम ये क्वाड केबल के थ्रू वाया मॉडेम दूसरे स्टेशन पे जा रहा है, या पर्टिकुलर कोई भी स्टेशन पे जा रहा है। इस तरह से वहां से डेटा उस मॉडेम से अगली मॉडेम तक, और इस तरह से पूरे रिंग में सारे डेटा लॉगर क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। और ये क्वाड केबल के थ्रू, या जो भी इसका मीडियम है, क्वाड केबल या ओएफसी, उसके थ्रू कंट्रोल ऑफिस तक जाता है। कंट्रोल ऑफिस में एक एफईपी लगा रहता है। एफईपी का मतलब होता है फ्रंट एंड प्रोसेसर। एक एफईपी लगा रहता है जिससे ये कनेक्ट रहता है। एफईपी सारा जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करता है, और एफईपी से एक कंप्यूटर कनेक्ट रहता है जिसपे सारा डेटा हमको दिखता है। इन शॉर्ट ये है कि आपका, जैसे मान लो मैं ग्वालियर की बात करूं, तो ग्वालियर डिपो में जितने भी डेटा लॉगर लगे हैं वो डेटा लॉगर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आपस में कनेक्टेड रहेंगे वाया क्वाड केबल, एक रिंग मीडियम के थ्रू। डबल जो मीडियम रहता है इनका ड्यूल मीडियम रहता है, मतलब दो तरफ से इनका पाथ रहता है। तो दो तरफ से पाथ रहता है, ये आपस में सारे कनेक्टेड रहते हैं, और ये सारा फिर जो भी
मीडियम है, ये सब पूरा कनेक्ट रहता है किससे? कंट्रोल रूम से। तो ये सब तो फिजिकल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं, मतलब यहाँ से पहले कनेक्ट रहेगा, जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर से इधर स्टेशन हुआ सिथौली, संदल, ये सब कनेक्ट हैं, उधर ग्वालियर से आगे ये सब कनेक्ट है। तो जो जो भी आपके कनेक्टेड स्टेशन है वो सब का डेटा वाया मॉडेम कहाँ पहुंचता है? कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। जैसे आप ये भी देख सकते हो कि आप अगर मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेशन पे बैठे हो और आप ये चाहते हो कि आपके सेक्शन का दूसरा स्टेशन है उसका भी डेटा आप अपने एक स्टेशन पे देखना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे आरआरआई है, ग्वालियर में आरआरआई है, वहां पर ग्वालियर डिपो के सारे स्टेशन का डेटा देख सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि सारे स्टेशन आपस में, सारे स्टेशन के डेटा लॉगर आपस में क्या है? कनेक्टेड है वाया क्वाड। ठीक है, तो वो आपस में कनेक्टेड है, तो उनका डेटा मॉडेम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और वो एफईपी उसको प्रोसेस करता है, और वहाँ उससे क्या है? कंप्यूटर कनेक्टेड है जिससे हम सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये सब नेटवर्किंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सारी जगह का डेटा देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कंट्रोल तक आ गई, इससे आगे कैसे पहुंचता है डेटा वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो यही सब चीजें जो मैंने बोली वही इसमें लिखा हुआ है। ये डेटा लॉगर में एक सीपीयू कार्ड रहता है, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये सीपीयू कार्ड है। ठीक है, सीपीयू कार्ड की डिटेल्स ये दी हुई है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप देख लो। प्रोसेसर कौन सा यूज होता है? मोटोरोला M68000। मोटोरोला M68000 के नाम का एक प्रोसेसर यूज होता है जो प्रोसेस करता है। प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेस करना। कोई भी इसको इनपुट आएगा उसको प्रोसेस करेगा। तो 68000 प्रोसेस 68000 मोटोरोला नाम का प्रोसेसर है, जिसकी स्पीड कितनी है? 20 मेगाहर्ट्ज। 20 मेगाहर्ट्ज स्पीड का मोटोरोला M68000 प्रोसेसर यूज होता है। एक फ्लैश रैम यूज होती है 10 लाख इवेंट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला था कि डेटा लॉगर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 10 लाख इवेंट है। तो वो जो 10 लाख इवेंट है वो स्टोर किस फॉर्म में होते हैं? फीफो। फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्म में वो जो डेटा है वो स्टोर होता है। मतलब मतलब जैसे अगर मान लो 10 लाख इवेंट हो गए, अब 10 लाख इवेंट के बाद अगर एक कोई नया इवेंट आएगा, तो कौन सा इवेंट मेमोरी से बाहर जाएगा? जो सबसे पहले आया था। ठीक है, इस तरह से 10 लाख इवेंट रैम में स्टोर होते हैं। इसकी साइज कितनी है? 4 MB। और एक डालास 1286 चिप फॉर फंक्शनिंग क्लॉक एंड मेमोरी रिटेंशन। द चिप हैज इंटरनल बैटरी। जो मैंने बोला था रियल टाइम क्लॉक रहती है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है, बैटरी बैकअप वगैरह लिखा हुआ है इसका। स्कैनिंग टाइम ऑफ डिजिटल इनपुट्स बता ही चुका हूं मैं कितना है, 16 मिली सेकेंड है। और एनालॉग इनपुट का है <1 सेकेंड। ठीक है, अब ये है H2 डिप्सिसेस। इसमें दो डिप्सिसेस होते हैं, वन फॉर कॉन्फ़िगरिंग डेटा लॉगर आईडी, अदर फॉर कॉन्फ़िगरिंग द नंबर डिजिटल इनपुट्स। इसका मतलब क्या है कि हर एक डेटा लॉगर जो रहता है उसका एक नाम दिया जाता है। नाम देना क्यों जरूरी है? जैसे फॉर एग्जांपल, डेटा लॉगर तो सेम कंपनी का है और सेम डेटा लॉगर का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्वालियर का डेटा लॉगर है, ये झांसी का डेटा लॉगर है, या ये मुरैना का डेटा लॉगर है? तो क्या करते हैं, हर एक डेटा लॉगर का एक नाम देते हैं। तो वो कॉन्फ़िगर कैसे करेगा? उसके अंदर एक डिप स्विचेस रहते हैं, तो उससे वो उसको डेटा लॉगर को आईडी प्रोवाइड करेगा। तो उस आईडी के, क्योंकि हमको तो मालूम है ये कि ये पर्टिकुलर डेटा लॉगर ग्वालियर का है या ये पर्टिकुलर डेटा लॉगर मुरैना का है, लेकिन प्रोसेसर को कैसे मालूम होगा? वो तो एक मशीन है, उसको थोड़ी नाम मालूम है, वो किससे समझता है? आईडी से। तो उसको एक डेटा लॉगर आईडी प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा डिप्सिस क्या किसने यूज होता है कि नंबर ऑफ कितने डिजिटल इनपुट्स हमको यूज करने हैं। ठीक है, 2x24 करेक्टर लिक्विड एलसीडी जो है, मैंने आपको बताया था एक एलसीडी डिस्प्ले होती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एलसीडी डिस्प्ले है जिसमें क्या है, सारे इनपुट्स के बारे में, जो भी हम इन कीबोर्ड्स की हेल्प से जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे
वो सब किस पे डिस्प्ले होंगे? इस एलसीडी स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, टेलीफोन टाइप कीबोर्ड है, एलईडी मैट्रिक्स आपको बता ही दिया है, रियल टाइम क्लॉक है, सीरियल पोर्ट्स ये पूछा जाता है। इसमें सीरियल पोर्ट्स होते हैं, 16 सीरियल पोर्ट्स होते हैं। 16 सीरियल पोर्ट्स का क्या यूज है वो अपन आगे देखेंगे। इसको हम किस किस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए टेम्परेचर सेंसर होता है, ये बता ही चुका हूँ। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजिटल इनपुट कार्ड्स, डिजिटल इनपुट कार्ड का क्या यूज है? नाम से समझ में आ रहा है। इनपुट कार्ड्स का मतलब क्या है? इनपुट कनेक्टेड होंगे इसमें। इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट आप क्या क्या लेते हो स्टेशन से? सुन रहे हो कि मैं ही बोल रहा हूँ? आवाज आ रही है? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं बराबर। जैसे आप ट्रैक का स्टेटस लेते हो, तो ट्रैक का इनपुट लेते हो तो किससे लेते हो ट्रैक का इनपुट? आप टीपीआर रिले होगी, आपने एक रिले बनाई होगी टीपीआर रिले, उसका स्टेटस लोगे आप, मतलब उसकी वायरिंग करोगे तो कनेक्ट कहाँ करना पड़ेगा आपको? इनपुट कार्ड में। आपने देखा होगा कि डेटा लॉगर की आप अगर आपने वायरिंग देखी होगी, आप रिले के कॉन्टेक्ट से वायर उठा के लाते हो और फिर डेटा लॉगर में साइड में कॉन्टेक्ट लगे रहते हैं। ठीक है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखा रहता है। ठीक है, उस पे आप क्या करते हो? उसको कनेक्ट कर देते हो। तो वो जो कनेक्ट आपने किया वो क्या है? डिजिटल इनपुट्स कार्ड है। ठीक है, तो हर एक इनपुट को आप डिजिटल इनपुट कार्ड में कनेक्ट कर रहे हो। तो वही है, इस डिजिटल इनपुट कार्ड्स में क्या है? 8 नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट कार्ड्स। मतलब हमारा जो डेटा लॉगर है, नॉर्मली डेटा लॉगर में कितने इनपुट कार्ड लगे रहते हैं? 8 इनपुट कार्ड लगे रहते हैं। ठीक है, और हर एक इनपुट कार्ड में ईच कार्ड कैन रीड मैक्सिमम 64 इनपुट्स। हर एक इनपुट कार्ड कितने इनपुट इनपुट रीड कर सकता है? 64 इनपुट। तो कैपेसिटी ऑफ डीएसयू इज 512 डिजिटल इनपुट्स। क्या मतलब है? आप देख रहे हो इस स्क्रीन पे कितने इनपुट कार्ड हैं? ये 8 इनपुट कार्ड हैं। ठीक है, तो नॉर्मली डेटा लॉगर जब आप लेते हो तो उस डेटा लॉगर में 8 ही इनपुट कार्ड लगे आते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको जरूरत है, मतलब नॉर्मली जो डेटा लॉगर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? 512 रहती है। 512 से अगर ज्यादा आपके यहाँ इनपुट है तो आप उसमें एक्स्ट्रा इनपुट कार्ड लगाते हो। और मैक्सिमम कितने लगा सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो? 4096 तक। आपको बताया था मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 4096। ये चीज क्लियर रखना क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है। आपका जो डेटा लॉगर नॉर्मली आप लेते हो तो उसमें डिजिटल इनपुट कितने लेते हो आप? 512। कैपेसिटी कितनी रहती है उसकी? 512। अगर 512 से ज्यादा आपको इनपुट लेने हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनपुट कार्ड लगाने होते हैं। और आप कितने लगा सकते हो? 4096 तक। अगर इससे भी ज्यादा आपको इनपुट लेना है तो आपको दूसरा डेटा लॉगर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हर एक इनपुट कार्ड की कैपेसिटी कितनी रहती है? 64 इनपुट्स की। तो 8 इनपुट कार्ड रहते हैं, तो 8 × 64, 8 × 64 करोगे तो कितना होगा? 512। तो टोटल कितने इनपुट रीड कर सकता है वो? कितनी कैपेसिटी हुई इसकी? 512। ठीक है, और इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? डीएसयू। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कहा जाता है कि एक डीएसयू में कितने इनपुट हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझो कि एक डीएसयू का मतलब क्या होगा? ये यूनिट बोल दिया इसको, डिजिटल स्कैनिंग यूनिट बोल दिया। अब डीएसयू में कितने इनपुट कार्ड हुए? एक डीएसयू में 8 इनपुट कार्ड हुए। ठीक है, 8 इनपुट कार्ड हुए और एक कार्ड कितने इनपुट ले रहा है? 64 इनपुट ले रहा है। तो 8 कार्ड कितने इनपुट लेंगे? 8 × 64 मतलब 512। तो एक डीएसयू में कितने इनपुट हो जाते हैं? 512। अब इसकी वायरिंग कैसे होती है? वही है, टेंशन फ्री रिले कॉन्टेक्ट टर्मिनेटेड ऑन टैग ब्लॉक। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो भी रिले के कॉन्टेक्ट्स हैं या फिर कोई भी पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है उसको सबसे पहले टैग ब्लॉक पे टर्मिनेट करते हैं। टैग ब्लॉक मतलब क्या? जो अपना रेलवे का टैग ब्लॉक होता है उस पर टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? टैग ब्लॉक टू डिजिटल टैग ब्लॉक कनेक्टेड विद अ सिंगल स्ट्रैंड और मल्टी कोर केबल 0.6 mm डाया। उसके बाद क्या करते हैं?
हम उस टैग ब्लॉक से डिजिटल टैग ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो आपका ये डेटा लॉगर के अंदर आपने अगर देखा होगा, डेटा लॉगर के अंदर जहां पर आप वायर कनेक्ट करते हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम डिजिटल टैग ब्लॉक। तो सबसे पहले हमने रिले के पीछे से वायरिंग की, या फिर सीमेंस में आपने देखा होगा तो रिले के जो पीछे बेस रहता है उसकी वायरिंग हमने कहाँ कर दी, टैग ब्लॉक तक। टैग ब्लॉक से हमने वायर उठाया और उसको कनेक्ट किससे कर दिया, डिजिटल टैग ब्लॉक। डिजिटल टैग ब्लॉक का मतलब क्या है, जो डेटा लॉगर है उसके अंदर जो कार्ड लगे हैं उससे, ठीक है। देन कनेक्टेड टू डिजिटल इनपुट कार्ड थ्रू फ्लैट रिबन केबल। उसके बाद जो ये डिजिटल टैग ब्लॉक पे आपने इनपुट कार्ड पे जो वायर कनेक्ट किए वो डेटा लॉगर से कैसे कनेक्ट होते हैं, FRC फ्लैट रिबन केबल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये आपको केबल्स दिख रही हैं, ये देखो ये केबल दिख रही होंगी आपको, दिख रही है केबल। दिख हेलो, रही है सर, दिख रही है सर। ये FRC केबल है, ठीक है। तो ये जो FRC केबल है ये बाहर किससे कनेक्ट रहती है, ये बाहर कनेक्ट रहती है डिजिटल इनपुट कार्ड से, जो आप जहां पर आप लास्ट वायरिंग करते हो अपनी डेटा लॉगर के अंदर, उससे FRC केबल कनेक्ट रहती है। और फिर ये FRC केबल आगे सॉकेट्स रहते हैं इनके, वहां पर कनेक्ट रहती हैं और वहां से जो इनपुट है वो प्रोसेसर तक पहुंचता है। तो इस तरह से वायरिंग होती है कि सबसे पहले तो हम अपने रिले के जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको टैग ब्लॉक तक लेके आते हैं। फिर टैग ब्लॉक से हम जो इसका डिजिटल इनपुट कार्ड है वहां तक कनेक्ट करते हैं, या तो सिंगल स्टैंड वायर से या फिर मल्टी कोड केबल, जो भी यूज करना है, किस तरह का इनपुट है। नॉर्मली हम सिंगल स्टैंड वायर ही यूज करते हैं 0.6 का। उसके बाद जो वो इनपुट कार्ड है वो FRC से कनेक्ट रहता है, फ्लैट रिबन केबल से कनेक्ट रहता है, वो उसका इंटरनल रहता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसमें ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जो हमारा इनपुट डेटा है वो अल्टीमेटली डेटा लॉगर तक पहुंचता कैसे है। सबसे पहले रिले से आया टैग ब्लॉक पे, टैग ब्लॉक से आया डेटा लॉगर पे, और डेटा लॉगर से फिर वो फ्लैट रिबन केबल के थ्रू प्रोसेसर तक पहुंच जाता है, ठीक है। DSU कंटेंस 8 DIC, यही मतलब है इसका। DIC का मतलब क्या है, इनपुट डिजिटल इनपुट कार्ड। DSU का मतलब क्या है, डिजिटल स्कैनिंग यूनिट। मतलब जो एक यूनिट मैंने बोला वो कितने कार्ड रहते हैं उसमें, 8 कार्ड रहते हैं, ये आपको दिख रहे हैं। अगर आप ये देखोगे ये डायग्राम तो इसमें भी आपको ये दिख जाएगा, दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है इसमें, देखो इन द फिगर, देखो इन द फिगर इनपुट 1 A1 A2 कॉन्टेक्ट इज ओपन एंड B7 देखो ये A1 A2 ये क्या है, कॉन्टेक्ट है कोई भी रिले का, ठीक है। सेम B7 B8 ये एक रिले का कॉन्टेक्ट है। अब इसकी हमको क्या करना है, वायरिंग करना है। तो वही ये वायरिंग आपको दिखाया गया है कि देखो क्या करते हैं हम। एक तो अगर आपने डेटा लॉगर की वायरिंग की हो, एक तो हम कॉन्टेक्ट से क्या करते हैं, सीधा ग्राउंड कनेक्ट करते हैं। तो वही दिख रहा है, देखो इसमें ये ग्राउंड लेके आए और सारे ये A2 B8 A2 BD2 ये सब लूप कर दिया। ये सब क्या है, आपने ग्राउंड को लूप कर दिया, ठीक है। दूसरा दूसरा A1 जो उसका कोई भी कॉन्टेक्ट कैसे बनता है, अगर हम इसकी बात करें क्यू सीरीज की, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये होते हैं डेटा लॉगर के कॉन्टेक्ट, वो रिले के कॉन्टेक्ट। इतना तो आपको मालूम हुआ। जी 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 जी। हाँ, तो उसका एक तरफ हमने क्या कर दिया, सारा ग्राउंड लूप कर दिया, और जो दूसरी साइड है उसको हम सबसे पहले टैग ब्लॉक पे लेके आए। वही ये दिख रहा है, ये टैग ब्लॉक पे लेके आए हम, ये जो दिख रहा है ये टैग ब्लॉक पे लेके आए, ठीक है। फिर ये डिजिटल टैग ब्लॉक है उस पे लेके आए, और फिर सीधा ये कनेक्ट हो गया। ये देखो ये इनपुट 1 हो गया, इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4। अगर आप देख रहे हो A1 को पहले हमने ये टैग ब्लॉक पे कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये हमने इनपुट कार्ड पे कनेक्ट कर दिया, और ये फिर FRC शो किया है ब्लू पे, और ये सीधा इनपुट 1 प्रोसेसर तक चला गया, ये इनपुट 2 चला गया, इनपुट 3 इनपुट 4। तो इस तरह से हमारी वायरिंग होती है।
तो अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखो मैंने जो आपको बताया था कि अब इसमें आपको ये आगे दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। ये आपका जब आप डेटा लॉगर लेते हो, नॉर्मली डेटा लॉगर में मैंने बोला कितने इनपुट होते हैं। एक डेटा लॉगर जो आप आता है उसमें मैक्सिमम इनपुट कितने आते हैं, 512 आते हैं। ठीक है, अगर आपको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो कैपेसिटी आप कहाँ तक बढ़ा सकते हो, 4096 तक, 4096 तक। तो वो कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे आप, तो ये पोर्ट रहते हैं, ये एक मदरबोर्ड उसमें लगा आएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है 4096 तक। तो आप इसमें 8, एक तो वो लगा हुआ है, इसके अलावा 7 और आप इसमें और क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके टोटल कितने मदरबोर्ड हो जाएंगे, 8 मदरबोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो एक हमारा मदरबोर्ड था उससे हम कितने इनपुट कनेक्ट कर रहे थे, 512। तो जो 8 हो जाएंगे तो 8 से हम कितने कनेक्ट कर पाएंगे, 4096। तो इस तरह से हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, 4096। समझ में आया कुछ, क्या बोला मैंने? जी आगे सर हाँ सर। जो नॉर्मली हम डेटा लॉगर लेते हैं उसमें एक मदरबोर्ड लगा आता है, उसमें 512 डिजिटल इनपुट कार्ड रहते हैं, मतलब 512 डिजिटल इनपुट रहते हैं। अगर हमको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमको और मदरबोर्ड कनेक्ट करने होंगे, तो मैक्सिमम हम कितने कनेक्ट कर सकते हैं, 4096 तक। ठीक है, तो यही ये देखो, ये दिख रहा है इसमें, अगर आपको दिखेगा मैंने ये कि ये सामने एक मदर कनेक्ट रहता है। इसके अलावा अगर आपको और करना है तो ये देखो फ्लैट रिबन केबल से कनेक्ट किया है 513 से 1024 तक। उसके बाद भी अगर कनेक्ट करना है तो ये फिर तीसरा यूज किया है, मतलब 512 से आगे बढ़ते जाते हैं। तो कहाँ तक बढ़ेंगे, 4096 तक। ठीक है, तो चार इस तरह से हम क्या है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं, कुल मिला के बात ये है कि एक डीएसयू रहती है उसमें 512 यूज होते हैं और मैक्सिमम 4096 तक जा सकते हैं। ये इसके अंदर का सर्किट रहता है कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। जो इसमें एक ऑप्टो कपलर रहता है, 24 वोल्ट इंटरनल इसमें आता है। ठीक है, और इसके थ्रू क्या करता है, वो स्कैन, जो हम बोलते हैं कि इसको हम पीएफसी कॉन्टेक्ट देना है, तो जब हमारा ये कॉन्टेक्ट बनता है, मेक होता है, तो उसमें करंट फ्लो होती है, और जब ब्रेक होता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। ये इसका इंटरनल है, जो डिजिटल स्कैनिंग यूनिट का डायग्राम है। एक ऑप्टो कपलर रहता है, उसमें हम क्या 24 वोल्ट देते हैं इंटरनली। ठीक है, और जब ये सर्किट कंप्लीट होता है तो इसमें करंट फ्लो होती है। तो जिससे आपने देखा होगा कि अगर हमको कोई भी जैसे डेटा लॉगर वैलिडेशन की बात आती है कि हमको डेटा लॉगर वैलिडेशन कराना है, तो आप लोग क्या करते हो, उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को क्या कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो। ऐसे ही करते हो कि आप उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को शॉर्ट कर देते हो, मतलब A1 A2, ये जैसे ये डायग्राम दिख रहा है इसमें A1 A2 दोनों को मेक कर दोगे, तो जो उसकी एलईडी रहेगी बाहर वो ग्लो करने लगेगी। तो होता क्या है, उसको शॉर्ट कर देते हो तो उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, उसमें से करंट फ्लो होती है और उसकी एलईडी जल जाती है। ठीक है, तो यही इसमें दिखाया है। तो ये तो हो गया, जो अभी तक हमने बात की वो सारी डिजिटल इनपुट के बारे में कि डिजिटल इनपुट क्या होता है, कितनी डिजिटल इनपुट कार्ड कनेक्टेड रहते हैं, एक डिजिटल इनपुट कार्ड में कितने इनपुट हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक रिवाइज कर लो। एक इनपुट कार्ड में 64 डिजिटल इनपुट लेते हैं। नॉर्मली 8 इनपुट कार्ड लगे रहते हैं। 8 इनपुट कार्ड लगे रहते हैं, हर एक इनपुट कार्ड में 64 इनपुट ले सकते हैं। तो कितने इनपुट ले सकते हैं हम नॉर्मली, 512। अगर हमको 512 से ज्यादा इनपुट लेना है तो हमको क्या करना पड़ेंगे, और इनपुट कार्ड कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो हम फ्लैट रिबन केबल की सहायता से और इनपुट कार्ड मदरबोर्ड हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने तक कर सकते हैं, 4096 तक। ठीक है।
अब ये एनालॉग, डिजिटल के अलावा हम एनालॉग डेटा को भी स्कैन कर सकते हैं। एनालॉग कार्ड की कैपेसिटी, ईच एनालॉग कार्ड कैपेसिटी 8 इनपुट्स। जैसे डिजिटल इनपुट कार्ड की कैपेसिटी कितनी थी, 64 इनपुट की थी, ऐसी एनालॉग इनपुट कार्ड की कैपेसिटी कितनी है, 8 इनपुट। एक एनालॉग कार्ड कितने इनपुट ले सकता है, 8 इनपुट ले सकता है। 1 ASU कंटेन्स 2 नंबर्स ऑफ एनालॉग इनपुट कार्ड। क्या मतलब है इस बात का, जैसे मैंने बोला था कि नॉर्मली डिजिटल कार्ड कितने रहते हैं, 8, और 8 डिजिटल कार्ड को मिला के मैंने क्या बोला था, DSU। क्या बोला था, DSU। ऐसे ही नॉर्मली डेटा लॉगर में 2 एनालॉग कार्ड रहते हैं, और उन 2 एनालॉग कार्ड को मिला के हम क्या बोलते हैं, ASU। ठीक है, तो 2 एनालॉग कार्ड होते हैं, एक एनालॉग कार्ड 8 इनपुट ले सकता है, तो 2 एनालॉग कार्ड मिला के कितने लेंगे, 16 इनपुट। ठीक है, तो नॉर्मली एक डेटा लॉगर में डिजिटल इनपुट कितने आते हैं, कितनी कैपेसिटी है, 512, और एनालॉग इनपुट की कैपेसिटी कितनी है, 16। क्लियर है ये चीज। नॉर्मली हम एक डेटा लॉगर लगाएंगे किसी भी स्टेशन पे, हम चाहे छोटा से छोटा स्टेशन हो उस पे हम डेटा लॉगर लेके आएंगे, तो उस डेटा लॉगर में 8 डिजिटल इनपुट कार्ड लगे आएंगे और 2 एनालॉग कार्ड लगे आएंगे। ठीक है, 8 डिजिटल इनपुट कार्ड लगे आए तो इसका मतलब क्या है, उसमें 512 इनपुट हम दे सकते हैं। 2 एनालॉग कार्ड लगे आए तो इसका मतलब क्या है, उसमें हम 16 एनालॉग इनपुट दे सकते हैं। 512 से अगर हमको ज्यादा इनपुट बढ़ाने हैं तो डिजिटल इनपुट कार्ड कनेक्ट कर दो। ऐसे ही अगर 16 से ज्यादा एनालॉग सप्लाई हमको अगर मॉनिटर करनी है तो हम कितनी, 6 ASU ऐसी और कनेक्ट कर सकते हैं। 6 नंबर ऑफ ASU कैन बी कनेक्टेड टू द डेटा लॉगर सिस्टम। तो एनालॉग इनपुट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 16 मतलब 96। ठीक है, नॉर्मली जो डेटा लॉगर आता है उसमें 16 एनालॉग इनपुट कनेक्ट रहते हैं, और मैक्सिमम हम कितने कनेक्ट कर सकते हैं, 96। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, वही फ्लैट रिबन केबल से एनालॉग इनपुट कार्ड कनेक्ट करेंगे। क्लियर है ये बात बोली मैंने। हाँ सर, क्लियर है सर। हेलो, सर क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम डिजिटल इनपुट हो गए 4096, और मैक्सिमम एनालॉग इनपुट हो गए 96। अब ये लिखा हुआ है एनालॉग चैनल कौन कौन से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डेटा लॉगर में। 230 वोल्ट AC, 110 AC, 110 DC, 60 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC, और ये हम एक्सेल काउंटर की भी डेटा विद फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है रेंज। मतलब एनालॉग इनपुट की एक रेंज दी जाती है, जैसे 230 इनपुट है तो उसकी एक रेंज दे दी 207 से 253। मतलब ये रेंज देंगे, इस रेंज में अगर आपका एनालॉग इनपुट सेंस करेगा वो, तो क्या होगा, कोई भी अलार्म जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा या इससे कम वोल्टेज जैसे हुआ तो आपको अलार्म जनरेट करेगा, मैसेज आएगा। ठीक है, तो 230 की कितनी है, 260 से लेकर 253। 110 की कितनी है, 99 से लेकर 121। 60 की कितनी है, 55 से लेकर 69। 24 की कितनी है, 22.5 से लेकर 28। तो ये रेंज है, ये डिसाइड करते हैं कि हमारे सर्किट को भी कुछ हार्म ना हो और डेटा लॉगर इसको सेंस करेगा। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्ट होता है एनालॉग सप्लाई, तो आपने देखा होगा जहां पर भी AC वोल्टेज दिया जाता है, AC वोल्टेज जैसा आपका 230 वोल्ट है या 110 वोल्ट AC है, इसको अगर आपको कनेक्ट करना है डेटा लॉगर के थ्रू, तो आपको क्या लगाना पड़ता है, AC टू DC कन्वर्टर लगाना पड़ता है। आप देखिएगा कहीं पे भी जहां से भी आपका 230 उठाया होगा और अगर उसको डेटा लॉगर में उसने लिया है, मैंने उसको AC DC कन्वर्टर पे लिया हुआ, फिर वहां से DC जो आती है उसको फिर हम कनेक्ट करते हैं। उससे पहले भी एक प्रोटेक्शन स्ट्रिप लगती है और उसको हम
कनेक्ट करते हैं एनालॉग कार्ड से। ठीक है, तो इट इज अ टर्मिनेशन पीसी प्रोटेक्शन स्ट्रिप क्या है? इट इज अ टर्मिनेशन पीसीबी बिटवीन द एनालॉग सोर्स इक्विपमेंट एंड द एएसयू। मतलब जो हमारा एनालॉग कार्ड है उसके और एनालॉग सोर्स, मतलब जहां से हम सप्लाई लेके आ रहे हैं, उसके बीच में हम एक प्रोटेक्शन स्ट्रिप लगाते हैं। ऑल द वोल्टेज फ्रॉम पावर सोर्स आर कनेक्टेड थ्रू द एनालॉग प्रोटेक्शन स्ट्रिप। प्रोटेक्शन स्ट्रिप के थ्रू ही सारे जो भी वोल्टेज है वो कनेक्ट रहते हैं। और एक स्ट्रिप में हम कितने कनेक्ट कर सकते हैं? 8 एनालॉग इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। वही जो बात ऊपर बताई थी कि एनालॉग कार्ड की कैपेसिटी 8 है और हर एक एनालॉग कार्ड के लिए एक स्ट्रिप लगती है, तो उससे 8 एनालॉग हम इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो बातें थी अभी तक हो गई हैं। डिजिटल इनपुट कैसे कनेक्ट करते थे और एनालॉग इनपुट कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि डेटा लॉगर की नेटवर्किंग। हमारा डेटा लॉगर से डेटा आता कैसे है? तो डेटा लॉगर से हम कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू? या तो क्वाड केबल, E1, डार्क फाइबर, ओएफसी, इनके थ्रू हम डेटा लॉगर को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये देखो DL1 एक डेटा लॉगर मान लिया मैंने, मतलब ये एक स्टेशन है। DL2 मान लिया दूसरा स्टेशन है। ठीक है, अब DL1 से डेटा आ रहा है वाया क्वाड केबल, तो ये 4 क्वाड केबल आपको दिख रहा है, इसके थ्रू आया ओएफसी हेड में। ये एक डायग्राम है। इसके अलावा भी हम किसी और भी तरीके से डेटा को लेके जा सकते हैं। नॉर्मली मान लो जैसे दो स्टेशन है, आसपास के स्टेशन का डेटा आपस में शेयर कैसे होता है वो बता रहा हूं मैं। क्योंकि ये समझ के चलो कि सारे डेटा लॉगर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं और रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं और ड्यूअल मीडिया रहता है। ड्यूअल मीडिया का मतलब क्या है? दो पाथ रहते हैं डेटा आने के लिए। क्योंकि सारे अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर कंट्रोल तक डेटा आना मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर हमको हर एक डेटा लॉगर से अलग अलग केबल डालनी पड़ेगी कंट्रोल तक। तो सारे जो डेटा लॉगर हैं वो क्या है? आपस में रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि जैसे एक डिपो है, एक डिपो के सारे स्टेशन आपस में कनेक्टेड है, तो उस डिपो में अगर मानो डिपो इंचार्ज को उस डिपो के सारे स्टेशन का डेटा देखना है एक जगह है, तो वो भी वो देख सकता है। तो रिंग के फॉर्म में क्या है? सारे पीसी कनेक्ट, सारे डेटा लॉगर कनेक्टेड है। तो वही दिखाया है, जो एक स्टेशन है उसमें 4 क्वाड केबल से कनेक्टेड डेटा लेके आया उसकी, और ओएफसी हट पे टर्मिनेट किया। वहां से ओएफसी हट से वाया ओएफसी केबल दूसरे ओएफसी हट तक लेके गए और वहां पर ओएफसी हट से फिर 4 क्वाड केबल के थ्रू नेक्स्ट डेटा लॉगर कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लो दो स्टेशन है आसपास के, ग्वालियर से थौली की बात करें या मुरैना सांक है, दो स्टेशन है, तो एक स्टेशन का डेटा लॉगर ओएफसी हट, फिर दूसरे स्टेशन का ओएफसी हट और फिर क्वाड केबल के थ्रू डेटा लॉगर, इस तरह से ये कनेक्ट रहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि डेटा लॉगर में ये 15 सीरियल पोर्ट रहते हैं। तो ये सीरियल पोर्ट किस लिए यूज होते हैं वो देखो, ये है। ये इसमें से 3 पोर्ट्स तो मॉडेम के लिए कनेक्टेड रहते हैं, एक पोर्ट डीबगर के लिए होता है, 6 पोर्ट आर यूज टू कनेक्ट 96 एनालॉग चैनल। अभी मैंने आपको बताया कि मतलब मैक्सिमम 96 एनालॉग जो सप्लाई है उसको हम इसमें डेटा लॉगर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए 6 पोर्ट कनेक्ट होते हैं। 2 पोर्ट्स फॉर आरटीयू। आरटीयू तो अब नॉर्मली यूज नहीं होती हैं, आरटीयू पहले यूज होती थी रिमोट टर्मिनल यूनिट। जब हमारी कैपेसिटी कम होती थी, हमारे इनपुट कम होते थे, तो हम आरटीयू को लगा देते थे। जैसे मान लो कोई आईवी है उसमें, या कोई गेट है उसमें, अगर नंबर ऑफ इनपुट केवल 64 है या 64 से कम है, तो वहां पर हम एक छोटा सा आरटीयू लगा देते थे। मतलब रहता था, वो भी डेटा लॉगर था, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 64 रहती थी। वो वहां से डेटा हम लाते थे और इससे कनेक्ट कर देते थे जो हमारे स्टेशन के डेटा लॉगर है। तो अगर हमारा कोई भी आरटीयू कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी पोर्ट है। 14 एसएसआई प्रोटोकॉल कन्वर्टर। एसएसआई प्रोटोकॉल कन्वर्टर का मतलब क्या है? आपके यहाँ ईआई होगा, तो आपको मालूम होगा ईआई से अगर आपको डेटा लॉगर को कम्युनिकेट कराना है, जैसे
आप लोगों ने पीआई पे भी काम किया होगा या आरआरआई में काम किया होगा, जब आपका मतलब पैनल इंटरलॉकिंग होती थी तो उसमें तो हम क्या करते थे कि सारी जो भी रिले थी उन सारी रिले के इनपुट्स को वायरिंग करते थे डेटा लॉगर से, ठीक है। लेकिन ईआई में ऐसा नहीं है। ईआई में क्या है कि नंबर ऑफ रिले ही कम हो गई, इंटरनल कोई रिले है ही नहीं। अब इंटरनल तो सब क्या है, लॉजिक्स बेस्ड है, सब कुछ इंटरनल प्रोसेस होता है। आउटपुट में केवल हमको बिट्स मिलती हैं, वो भी इंटरनल बिट्स होती हैं। उसको भी हम फिजिकली, ऐसा नहीं है कि जैसे हम रिले को हम देख सकते थे पिकअप हो रही ड्रॉप हो रही, ऐसी फिजिकली कुछ नहीं होता है। इंटरनल कंप्यूटर के अंदर है जो भी होना है। तो उसका स्टेटस हमको कैसे मालूम चलेगा, तो हम क्या करते हैं, उन बिट्स को हम किसको देते हैं, डेटा लॉगर को। लेकिन अब ईआई की बिट्स को डेटा लॉगर कैसे समझेगा, क्योंकि अलग ईआई की लैंग्वेज अलग है, डेटा लॉगर की लैंग्वेज अलग है। ईआई अलग कंपनी का है, डेटा लॉगर अलग कंपनी का। तो ईआई की जो बिट्स हैं उनको डेटा लॉगर को हम देंगे, तो उनको आपस में समझने के लिए बीच में हम एक लगाते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो आप देखना कभी भी अगर आपका स्टेशन ईआई है तो आपके डेटा लॉगर के साथ प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी लगा होगा, एसएसआई प्रोटोकॉल कन्वर्टर। और उसको कनेक्ट करते हैं, एक उसको कनेक्ट करने के लिए के भी एक पोर्ट रहता है, ठीक है। एक पोर्ट रहता है पॉइंट मशीन की हेल्थ मॉनिटरिंग। अगर हेल्थ मॉनिटरिंग यूनिट लगी होगी आपके स्टेशन पे पॉइंट मशीन की, तो उसको भी कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट एक पोर्ट रहता है। और वन पोर्ट फॉर डेडिकेटेड फॉर प्रिंटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम डेटा लॉगर से प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक पोर्ट रहता है उसके लिए भी। उस पोर्ट के थ्रू हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब जो पोर्ट है ना, इसमें लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर पोर्ट है वो किसके लिए है, तो उस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डेटा लॉगर की नेटवर्किंग होती है, जो डेटा लॉगर वाला आता है, ये क्वाड केबल की कनेक्शन दिखाया है मैंने डायग्राम में। तो आप देखना कभी भी आपके स्टेशन पे जब आएगा डेटा लॉगर वाला विजिट करने आता है, तो वो आंसरिंग ओरिजिनेटिंग टोन देखता है, तो ये ऐसे क्वाड केबल से वो कनेक्ट रहते हैं उसका डेटा लॉगर। अभी ये मैंने आपको बताया कि एक डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि जो भी सारा डेटा है आपका, वो कंट्रोल तक कैसे जाता है। आपके डेटा लॉगर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वो और वो डेटा मॉडेम के थ्रू होते हुए आपके कंट्रोल में जाता है, और कंट्रोल में एक एफईपी लगी रहती है। सर ये कंट्रोल आंसरिंग में क्या रहता ऑर्डिनेटिंग टोन कैसे देखते हैं? है, आंसरिंग ओरिजिनेटिंग टोन, देखो उसकी एक फ्रिक्वेंसी रहती है, ठीक है। ये जो डेटा लॉगर वाले सेट करके रखते हैं, हमेशा क्या रहेगा, देखो एक, जैसे मान लो दो डेटा लॉगर हैं, ठीक है। दो डेटा लॉगर आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक टोन जनरेट करेगा, तो वो क्या हो गया, ओरिजिनेटिंग हो गया। और दूसरा क्या करेगा, आंसर करेगा। मतलब कुल मिला के है, जैसे अपन केबल को चेक करते हैं ना। अगर जैसे मान लो अपन ने अपन ने वायरिंग की, नॉर्मली सिग्नलिंग में जो भी वायरिंग करते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं, जब भी अपन केबल में कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो अपन एक जगह कंटिन्यूटी देते हैं, दूसरी तरफ बजर सुनते हैं, ऐसे ही करते हो। तो वही कंसेप्ट है खाली इनका। वो क्या करते हैं, उसमें एक फ्रिक्वेंसी देते हैं, ठीक है। तो एक जगह से डेटा ओरिजिनेट होगा, दूसरी जगह उसको आंसरिंग मिलना चाहिए। मतलब कि हमारा जैसे ग्वालियर से डेटा जा रहा है सिथौली तक, ग्वालियर वाला स्टेशन क्या होगा, ओरिजिनेटिंग होगा, और सिथौली वाला डेटा आंसरिंग होगा। मैंने बोला आपको रिंग में कनेक्ट रहते हैं इनके, ठीक है। अब जैसे एक पाथ है इनका जो ग्वालियर से सिथौली होता हुआ इधर जा रहा है, और एक पाथ है इनका ऐसा जो सिथौली से होता हुआ ग्वालियर मुरैना ऐसा जा रहा है। तो उसमें सिथौली क्या हो जाएगा, ओरिजिनेटिंग हो जाएगा, और ग्वालियर क्या हो जाएगा, आंसरिंग हो जाएगा। तो ये इसलिए ये बना के रखते हैं जिससे इनको ये मालूम चल जाए कि हमारा कौन सा पाथ डिस्टर्ब है। जैसे दो इनके मीडियम हो गए, अब इनका मान लो कि डेटा नहीं आ रहा, कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना आपका कि डेटा नहीं आ रहा है। तो डेटा नहीं आ रहा है और ये दो दो मीडियम दिए हुए हैं, तो कौन सी मीडियम में दिक्कत है, तो वो सब पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। कुछ नहीं, एक फ्रिक्वेंसी रहती है पर्टिकुलर, उसमें आप देख सकते हो, वो जब आता है तब उसमें देखना, या कोई टेलीकॉम का बंदा हो, उस आप देखना, एक वहां पर टोन रहती है, उसको सुनाई भी देगा आपको। वो टोन कुछ नहीं होती, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रहती है, इसलिए वो आपको सुनाई देती है।
ये एफईपी क्या है? एक एफईपी प्रोसेसर है। ये क्या करता है, ये आपके कंट्रोल में लगा रहेगा या फिर जहां पर भी सारा डेटा कलेक्ट होगा वहां पर लगा रहता है। तो पूरा जितना भी डिवीजन का डेटा है वो सब कलेक्ट होके यहाँ पर आता है। ठीक है, प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस करके उस डेटा को कहाँ पर देता है? सीएमयू मतलब एक मॉनिटर, एक कंप्यूटर पे देता है, इतना समझ लो। ये एक प्रोसेसर है, प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो भी डेटा होगा उसको हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं। तो कभी भी अगर आप गए हो कंट्रोल, या कोई ऐसा स्टेशन हो जैसे हम ग्वालियर में आ रहा है, या आपका डिपो जहां पर भी होगा वहां पर आपने देखा होगा, वहां पर सारे स्टेशन का डेटा आप देख सकते हो। तो वो कैसे देख पा रहे हैं? वो इस एफईपी की सहायता से ही देख पा रहे हैं कि सारी जगह का डेटा आ रहा है, वो कलेक्ट होके आया इस एफईपी पे। तो इस एफईपी प्रोसेस करता है और फिर वो कंप्यूटर पे हम देख सकते हैं। तो जैसे हम मैं अगर अपनी झांसी डिवीजन की बात करूं, तो झांसी डिवीजन में जो अभी बना हुआ है वो झांसी से लेके धौलपुर तक, वो ये एक एक नेटवर्क बनाए हुए हैं कि उसका जो भी सारा डेटा है वो एक एफईपी पे आता है। तो एक कंप्यूटर पे झांसी से लेके धौलपुर तक का डेटा देखते हैं। एक जो है झांसी से लेके बीना, झांसी से लेके बीना तक के जितने भी स्टेशन है उनका डेटा कलेक्ट होके आता है, एक एफईपी पे कनेक्टेड है। फिर हो गया झांसी से लेके जो कानपुर वाला सेक्शन है वहाँ का पूरा डेटा कलेक्ट होता है, और एक झांसी से लेके मानिकपुर वाला जो सेक्शन है तो वहाँ का डेटा कलेक्ट होता है। तो इस तरह के सारे जो भी इनके सारे डेटा लॉगर की जो नेटवर्किंग है, जो सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, उनका डेटा आता है एफईपी पे। और एफईपी से हम क्या है, एक कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंप्यूटर पे हम सब जगह का डेटा देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो, ये डायग्राम दिख रहा है? दिखाई दे रहा है। इसमें देखो, अगर ये देखेगा डेटा लॉगर 1 2 3, डेटा लॉगर 30, ऐसा कुछ लिखा है, दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये 30 डेटा लॉगर का एक ग्रुप बना दिया, मतलब ये 30 स्टेशन का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, ये 31 से 60 एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, मतलब 30 30 डेटा लॉगर का ये ग्रुप है, या 30 30 स्टेशन मान लो। अब ये 30 डेटा लॉगर कनेक्टेड किससे होगा? एक फ्रंट एंड प्रोसेसर से। ठीक है, ये 30 किससे होगा? इसके एक फ्रंट एंड प्रोसेसर से। ये 30 किससे कनेक्टेड होगा? इसके फ्रंट एंड प्रोसेसर से। ये 30 किससे कनेक्टेड होगा? ये फ्रंट। मतलब टोटल 120 हमारे डेटा लॉगर है, मतलब 120 हमारे स्टेशन है। अगर हर एक स्टेशन पे एक डेटा लॉगर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो ये 120 स्टेशन है जो उसको हमने 30 30 के ग्रुप में बांट दिया। और ये एफईपी से कनेक्टेड है, तो मतलब 4 एफईपी लगे। 4 एफईपी कहाँ लगे होंगे? आपके जहां पर भी आपका कंट्रोल होगा। ठीक है, अब इन एफईपी से क्या कनेक्टेड है? पीसी। पीसी का मतलब क्या है? कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है विद प्राइमरी सॉफ्टवेयर। प्राइमरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? वो सब सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से हम डेटा लॉगर को एक्सेस करते हैं। कौन कौन से हैं? एनएमडीएल, ऑफलाइन सिमुलेशन, चार्ट बनाने वाला, रिपोर्ट और फॉल्ट एंट्री। तो वो सब सॉफ्टवेयर होना चाहिए इस कंप्यूटर में। वो कंप्यूटर किससे कनेक्टेड रहता है? ये फ्रंट एंड प्रोसेसर से। ठीक है, और उन सब कंप्यूटर्स उस कंप्यूटर पे आ गया। फिर अब वो सब कंप्यूटर से हम लोकल यूजर, मतलब और सारे कितने भी यूजर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है कि हमारे, मतलब हमारे कंट्रोल से अगर 200 250 किलोमीटर दूर भी कोई स्टेशन है तो उसका भी डेटा हम कंट्रोल में किसी भी लोकल कंप्यूटर से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? वो वहाँ का डेटा आएगा, कलेक्ट होके पहले फ्रंट एंड प्रोसेसर पे। फ्रंट एंड प्रोसेसर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और उस कंप्यूटर से हम बाकी सारे जो लोकल पीसी जहाँ पर भी हमको देखना है वो सब कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये तो हो गया। ठीक है कि हम हमारा जो लोकल सर ये पीसी है, मतलब हेलो सर। हम्म, सर ये एक ऐप ही पी से सर कितने अधिकतम सर डाटा लॉगर कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ, उसकी कैपेसिटी रहती है। ठीक है, जैसे हमारे ये
एनालॉग इनपुट कार्ड बताया ना मैंने, ऐसा ही एफईपी रहता है। ठीक जी है, सर जी। तो ये नॉर्मली ये जो 30 बताए ना, ऐसे ही अभी जो लगे हुए हैं उसकी कैपेसिटी है लगभग 100 कुछ ऐसे कनेक्ट हैं, उनके एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मालूम। तो ऐसी इनकी कैपेसिटी रहती है, अगर इससे ज्यादा अगर हमको डेटा लॉगर कनेक्ट करने हैं तो हमको एक और एफईपी लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो तो देखो सीधी सी बात है, उसमें भी पोर्ट लगे हैं, उससे कनेक्ट करना है आपको लाके। ठीक है, जी, नहीं तो सर, जैसे इसका उसी कुछ एग्जैक्ट डेटा होगा कि इतने कनेक्ट वो कर मैं सकते वो, हैं। वो मैं आपको दे दूंगा, वो डेटा वो कंपनी वाइज डिपेंड करता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डेटा होगा वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक 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 सर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि कोई भी जो रिमोट यूजर है, रिमोट यूजर का मतलब ये है कि कोई बाहर, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके टेस्ट रूम तक डेटा कैसे जा रहा है। अब कोई बाहर है, जैसे मान लो हेडक्वार्टर वाला बंदा देखना चाहता है आपका, तो वो भी आपका देख सकता है। ठीक है, तो वाया कम्युनिकेशन जो ये जो लिखा हुआ है, ये कम्युनिकेशन मीडियम एक होगा, उस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ये रिमोट यूजर जो है ये भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताने का ट्राई करता हूँ। देखो ये दिख रहा है ये डायग्राम। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा और पेशेंस रखो, बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा। देखो ये सब है डेटा लॉगर, डेटा लॉगर 1 2 3, डेटा लॉगर 9 10, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब डेटा लॉगर देखो किससे कनेक्टेड है, ये सारे डेटा लॉगर हो गए। ठीक है, ये ग्रुप बन गया, ये एफईपी से कनेक्टेड है, ये एफईपी हो गया। ठीक है, ये एफईपी से कनेक्टेड है कंप्यूटर जो मैंने बताया आपका टेस्ट रूम में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद ये स्विच लगा है, और इस स्विच की सहायता से ये सर्वर है। ठीक है, इस स्विच की सहायता से एक जो ये बाहर बंदा बैठा हुआ है वो भी एक्सेस कर सकता है। तो स्विच मतलब क्या है, जैसे अपने यहाँ रेलवे में क्या यूज होता है, रेलवे में नेट एक्सेस करने के लिए क्या यूज होता है, रेल नेट। तो रेल नेट की सहायता से कोई भी यूजर यूज कर सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है देखो इसमें डायग्राम, ये आपको दिखेगा, ये देखो, ये ये एक डिवीजन है, ये दूसरा डिवीजन है। ठीक है, ये एक डिवीजन का डेटा आया, इस स्विच की सहायता से, ये फायरवॉल की सहायता से डेटा गया बाहर। ठीक है, ये जोन है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये हेडक्वार्टर में पहुंच गया, ये एक डिवीजन है एक दूसरा डिवीजन है, इन दोनों डिवीजन का डेटा हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, क्योंकि ये रेल नेट के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, रेल नेट। दिख रहा है ये रेल नेट, तुम देखते हो जो भी अपने एक्सेस होता है वो सब किसके थ्रू होता है, टेलीकॉम वाले करते हैं रेल नेट के थ्रू। ठीक है, तो ये रेल नेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये रेल नेट के थ्रू एक जगह का डेटा, एक डिवीजन का डेटा हेडक्वार्टर पहुंच गया, ये रेल नेट के थ्रू दूसरे डिवीजन का डेटा हेडक्वार्टर पहुंच गया, और ये सारे हेडक्वार्टर का डेटा फिर कहाँ पहुंच जाता है, रेलवे बोर्ड तक। ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ रेल नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो कोई बाहरी व्यक्ति तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड का कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो रेल नेट के थ्रू, और यहाँ से अगर उसको एक्सेस मिलेगा तो वो हमारा डेटा एक्सेस कर सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो ये आप देख लेना कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं डेटा लॉगर में। ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं, ये है एनएमडीएल। एनएमडीएल यूज होता है किसके लिए, ऑनलाइन सिमुलेशन के लिए। ये ऑनलाइन एसएमएस सॉफ्टवेयर है, ये किस लिए यूज होता है, आपके पास जो भी एसएमएस आते हैं ना वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपका नंबर फीड किया जाता है और स्टेशन के साथ, और कौन कौन से गियर के मैसेज आने चाहिए उसके साथ, तो आपको उसके साथ मैसेज आते हैं। ये रिपोर्ट्स है, आप इसके थ्रू क्या है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ये सिमुलेशन है, मतलब आपको अगर ऑफलाइन सिमुलेशन देखना है तो इसके थ्रू देख सकते हो। ये है TEDITORP, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू आप क्या करते हो, चार्ट प्रिपेयर करते हो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट आईडीबी, अगर आपको डेटाबेस देखना है तो ये एक्सट्रैक्ट आईडीबी, इसके थ्रू आप डेटाबेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और लास्ट है फॉल्ट एंट्री,
जो भी आप लॉजिक बनाते हो फॉल्ट के, वो आप इस फॉल्ट एंट्री सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पीपीटी खत्म पूरी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, बाकी मैं सारे कंटेंट तो आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जो कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ये जो एनालॉग में आप बता रहे हैं कि उसमें जैसे एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके हम्म। जोड़ा जाता हाँ है, जैसे डीसी सप्लाई हाँ हो तो हाँ। फिर उसको उसको डायरेक्ट दे देते। डायरेक्ट। अच्छा, हम्म। एसी के ये लिए देखो, उसमें डीसी। ये हाँ, ये लगा हुआ है, देखो ये डायग्राम देख लो। एसी वोल्टेज है तो उसके लिए एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा है, बाकी डीसी वोल्टेज डायरेक्ट दिया हुआ ठीक है सर। है, दिख रहा है। ठीक। और कुछ? चलिए ठीक है फिर। थोड़ा बहुत समझ में तो आया ही होगा, ट्राई तो किया था। बाकी नहीं सर, ये दे काफी दूंगा हद मैं तक आ आपको। गया सर। अच्छा जी। मुझे काफी है। सब चलो पीपीटी शेयर कर ठीक दे है। इसकी। हाँ, पीपीटी अच्छा, में डाल पीपीटी शेयर दूंगा। कर दे। ठीक है, ठीक। ठीक है, फिर बंद करते हैं, हाँ? ये अटेंडेंस का था कुछ। सब लोग आए हैं? कौन नहीं आया है? ओके सर। सब है? चलो नाम ठीक है बोल फिर। दीजिएगा। नाम बोल दूं? एक मिनट रुको, मैं अपने सीट निकालूं पहले। 19 लोग हैं अरे 19 इसमें 12 ही है। राकेश वर्मा है क्या? राकेश वर्मा नहीं है। दिनेश कुमार। सर। यस सर। जी जी सर, जी दिनेश सर, कुमार दिनेश है? कुमार साह। दिनेश कुमार साह जी। ठीक। ठीक है, शिवनाथ। हाँ प्रेजेंट सर। चरण सिंह मीना मुरैना है? यस यस सर। हरिओम मीना हेतमपुर है? यस सर। नरेश मीना बीना है क्या? नरेश मीना। नरेश मीना राजेश है मीना। सर, है। राजेश मीना राजेश भी है। मीना मुरैना से। यस सर। रतिभान यस सर, यस सर, मुरई। यस सर। दिनेश दिनेश कुमार जखौरा। यस सर। यस सर। यस सर। पारस राम मीना जी सर, यस है सर। क्या? हाँ सर। गिरिराज प्रसाद जी सर। बब- और सतीश कुमार जी सर, घाटमपुर। जी सर, जी सर। चलो ठीक। ठीक है, मैं पीपीटी बाकी दे दूंगा, ठीक है। ओके ठीक सर, है सर। थैंक ठीक है सर, ओके ओके, चलो। थैंक यू।